नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है। पर्यावरण अध्ययन रहेगा इसमें, और पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ आपको पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें टारगेट 30/30 का है। दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचें कि ये 30 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी रहेंगे आपके लिए, इन्हें देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन पर। ये दोस्तों, क्या खूब कहा है कि कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता, बस लोग सफलता के बाद कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब तक आप सफल नहीं तब तक कोई आपका नहीं। तो दोस्तों, आज का आगाज़ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ये आपको बताना है कि भारत का मानचित्र है आपके पास, अगर उस मानचित्र में आपके बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। आपको बताना है कि बिहार के सापेक्ष, जैसे आपका ये नक्शा है, तो आपको बताना है बिहार के सापेक्ष बिहार कहाँ पर है और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है और गोवा कहाँ पर है। और आपको इसके सापेक्ष बताना है कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, अगर बताएं बिहार के सापेक्ष, तो बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में रहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया में किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। बाष्पीकरण की अगर प्रक्रिया हो रही है तो वो किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, आपको ये बताना है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो तब होगी धीमी। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है तब होगी धीमी। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है तब होगी धीमी। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। बाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों, जब धीमी हो रही यानी कि कम हो रही है, तो दोस्तों सतह क्षेत्र और तापमान जब दोनों में कमी आएगी तो आपकी बाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि स्थान और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। दोस्तों, ये सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और इसे स्टार पॉइंट बना के रखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है और दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन है। दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप अगर प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो उसमें आपको दिशाओं से संबंधित और ट्रेन से संबंधित ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आपको बताना है कि स्थान, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। दिशात्मक कौशल कहलाता है, चित्रण कौशल कहलाता है, स्थिति कौशल कहलाता है या ग्राफिकी कौशल। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। दोस्तों, जब जैसे कि कोई ये मानचित्र बना है, ये कोई ग्राफ है, इसमें स्थान, दूरी और दिशाएं, इन चारों की अगर हमें आप जानकारी होगी, समझने की क्षमता होगी, तो इसे दोस्तों चित्रण कौशल बोलते हैं। क्या बोलता जाता है? चित्रण कौशल। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता
तो आप दिशात्मक कौशल लगा देते, क्योंकि इसमें आपको बताया जा रहा है कि दिशाओं के सापेक्ष की स्थिति समझने की क्षमता क्या कहते हैं। तो इसे दिशात्मक कौशल ना कह के इसे दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही होगा, चित्रण कौशल कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। दोस्तों ऐसा कौन सा एनसीएफ आपका आया था? दोस्तों एनसीएफ था, एनसीएफ को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। अगर इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में से बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और दोस्तों 1975, 2000, 1988, 2005 इतने प्रकार के एनसीएफ आ चुके हैं आपके। लेकिन अगर सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों जो एनसीएफ 1975 आया था आपका, 1975 आया था एनसीएफ आपका। एनसीएफ 1975 में सबसे पहले इसने पर्यावरण की अध्ययन की सिफारिश की थी। इसने कहा था कि पर्यावरण अध्ययन कराया जाए प्राथमिक स्तर पर। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का डी ऑप्शन सही हुआ, एनसीएफ 1975। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में किसी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है? भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्थानांतरित करने का रिवाज है? आपको ये बताना है। दोस्तों इसकी अगर बात करें तो जो आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है इसमें स्थानांतरित करने का रिवाज है। इसमें लोग पलायन कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ये क्वेश्चन नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये है। आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, यानी कि जो सही नहीं है वो ही आपका सही होगा। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये तो बात सही है आपकी। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, ये बात भी सही है आपकी। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये बात भी सही है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात नहीं है दोस्तों। इससे कोई विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, बांध से टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलता है दोस्तों, ये बात गलत है आपकी। तो यही जो है यही सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, जो गलत है वो सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? आपको ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताना है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ओजोन परत से आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो ओजोन परत है आपकी इसका फॉर्मूला O3 होता है। तो दोस्तों ओजोन और मीथेन गैस, ये 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं।
तो आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बताया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों अगर ग्रीन हाउस गैसों को आप याद करना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक है ओ काकी मीना जल गई। ये है आपका। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें हैं आपका उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताजमहल के पीले होने के कारण निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। ताजमहल का रंग जो दोस्तों पीला पड़ रहा है, उस पीला पड़ने का जिम्मेदारी किसको ठहराया गया है। पीले पड़ने का कारण क्या है दोस्तों। जो ताजमहल पीला पड़ रहा है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है, सल्फर के कारण या क्लोरीन के कारण, ये आपको बताना है। दोस्तों आपने सुना होगा, कहते हैं कि अम्ल वर्षा हो रही है। अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा या एसिड रेनिंग। दोस्तों जो अम्ल वर्षा होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो दोस्तों वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ताजमहल के ऊपर गिरता है, तो इस कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया है हमने। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो आपको बताना है गोलकोंडा किसने बनवाया था। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने या पल्लव राजवंश ने। दोस्तों जो गोलकोंडा किला था ये काकतीय राजवंश के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। कौन थे? काकतीय राजवंश। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अदिशी, एक होता है सदिशी। तो दोस्तों जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि होती है, जिसमें दिशा होती है वो सदिश राशि होती है। तो गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार या द्रव्यमान, अदिश राशि कौन सी है, तो आपको ये बताना है। दोस्तों अदिश राशि की बात करें तो द्रव्यमान जो आपका है ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर कि एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती कहलाती है। एक ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती क्या कहलाती है। उत्तल, ये तो आपका लेंस होता है, उत्तल लेंस। पारदर्शी, इसमें भी पारदर्शिता, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सके। तो दोस्तों पारदर्शी की बात की गई है, नहीं गुजर सकता, तो आपका जिससे कुछ बाहर नहीं गुजर सकता उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी बोला जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों आज जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।
पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपको बताना है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। दोस्तों, वहाँ पर 6 गुना हो जाता है, तो आपका 60 किलोग्राम हो जाता है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन किसकी दर पर निर्भर करता है? दाब की, तापमान की, सतह क्षेत्र या भार। तो आपको इसमें से बताना है किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसमें सतह क्षेत्र पर, एक विलेय का विघटन दर सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। क्या? सतह क्षेत्र पर। दोस्तों, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका। दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 15 नंबर। सुषमा चाहती है सुषमा क्या चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? दोस्तों, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा बनाना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो आपको बताना है ये इससे कौन सा सही होगा। दोस्तों, वो चाहती है कि छात्रों को पेड़ों के संरक्षण में संवेदनशील बनाया जाए, तो उसके लिए उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? समूह चर्चा करेंगे तो छात्र उसके लिए, कोई भी छात्र समूह चर्चा में संवेदनशील नहीं होगा आपका। अगर कक्षा में बहस आयोजित करेंगे तो भी नहीं होगा, पोस्टर बनवाएंगे तो भी नहीं होगा। हो सकता है वो पोस्टर खुद बनाए, या हो सकता है अपनी माँ या पापा से बनवा लाए। अगर दोस्तों बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, अगर दोस्तों उससे कहेंगी एक पौधा लो, उसे लगाओ और उसे पानी दो, उसकी देख रेख करो, तो दोस्तों अगर ऐसा करेगा बच्चा तो वो ज़्यादा संवेदनशील होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, स्क्रीन छोटी है, तो ध्यान से देखें। सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो आपको इसमें प्रासंगिक नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों अगर बात करें इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ये बात सही है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने में सक्षम बनाया, ये भी बात सही है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। दोस्तों, समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए उस समूह से, दोस्तों बच्चे सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, अब वो समूह में जा रहे हैं किसी बीमारी के ऊपर, तो दोस्तों इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे भी पीड़ित थे। तो दोस्तों ये आपका नहीं होगा डी ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछा था यहाँ पर ये शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आप, मेरी स्क्रीन छोटी है नहीं देख पाएंगे। ये है एक क्वेश्चन। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि समुदाय को दोस्तों एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन माना गया है। क्यों?
क्यों माना गया है, इस पर आपको अपना विचार विमर्श करना है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ये होगा, तो आपको बताना है कौन सा है। यह सस्ता और सुलभ है, ये ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। दोस्तों, बुजुर्ग लोग विद्वान हो सकते हैं, विद्वान होंगे, लेकिन कि अब के टाइम में किसी के पास समय नहीं है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। दोस्तों, कोई भी ज्ञान हो अगर गलत होगा तो उसे गलत ही वो समझेंगे, बिना आलोचना के स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर बात करें आपके सी ऑप्शन पर, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा अपने समाज समुदाय में रहता है तो उसे दोस्तों उस प्रकार की स्थिति मिलती है जिससे वह सीखता है। दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर सी सही, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है ये बताना है कि अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य। पाठ्यचर्या से बाहर जाना, ऐसा गलत है, पाठ्यचर्या पर रहना है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये बात भी गलत है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं के पाठ्य पुस्तकों को लिंक करना, ये तो पहले से ही होती हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है ईबीएस शिक्षण, यानी कि ईबीएस का शिक्षण हो रहा है। और अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने, इसका तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। क्यों दोस्तों? ईबीएस की क्लास चल रही है, उसमें बच्चे को पेड़ के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, उसमें बच्चे को नदी के ऊपर पढ़ाया जा रहा है। इसे अच्छे से समझे दोस्तों। अगर उसे पेड़ के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, नदी के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, उसे तालाब के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, तो दोस्तों उसे जो विद्यालय है आपका, विद्यालय के बाहर उसे भ्रमण पे ले जाया जाएगा और उसे नदियाँ दिखाई जाएं और उसे पेड़ दिखाए जाएं और उसे तालाब दिखाए जाएं। तो दोस्तों वो पुस्तकों, जो पाठ्य पुस्तक है, उनसे बाहर आएगा और दोस्तों वो वास्तविक जीवन में आकर उन चीज़ों का ज्ञान लेगा कि पेड़, कौन सा पेड़ कैसा होता है, तालाब कैसा होता है, नदी कैसी होती है, झरना कैसा होता है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना ये आपका सही होगा। अगर बाहर नहीं निकलेगा तो आपका बच्चा है जो, वो कैसे सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया है कि, क्या सिखाया है? माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार की बात कही जाए तो इसका ट्री बना के दिखाते हैं आपको। एकल परिवार, एकल परिवार दोस्तों उसे बोलते हैं जिसमें माँ और पिता और उनके बच्चे, माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे, अगर इतने लोग रहते हैं एक परिवार में दोस्तों वो एकल परिवार हो जाता है।
अब ये माँ पिता आ गए, उनके बच्चे आ गए, उनके बच्चों की शादी हो गई दोस्तों, और उनके बच्चे हो गए। तो दोस्तों ये क्या हो गए, ये जो बच्चे थे अभी माँ पिता के, ये हो गए माँ और पिता, और ये जो माँ पिता हैं, इसके माँ पिता हैं, ये इनके हो गए दादी बाबा, दादी दादा या दादी बाबा। तो दोस्तों अब दादी बाबा भी रह रहे हैं, माँ पिता भी रह रहे हैं, उनके बच्चे, इनके बच्चों की शादी हो गई है, और ये बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी हो गई, इनके भी बच्चे हो गए, तो वो भी बच्चे रह रहे। तो जब दोस्तों एक से ज़्यादा फैमिली रहती है तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार रहते हैं जब एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो दोस्तों यह एक विस्तारित परिवार है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों परिवार की परिभाषा गलत है, ये आपका नहीं होगा। रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ये भी नहीं होगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ये बात भी सही नहीं है। आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। ईबीएस कक्षा की गतिविधियां बतानी है आपको। ईबीएस की कक्षा चल रही है तो उसमें बच्चों को चित्र दिखाएंगे, फील्ड भ्रमण पे ले जाएंगे, श्यामपट्ट का उपयोग करेंगे, उसमें पेड़ पौधे बनाने के लिए, कुछ चीज़ बनाने के लिए, लिखने के लिए चित्र खींचेंगे, चित्रों का प्रयोग करेंगे कि कोई चीज़ कैसी होती है, कुछ कैसा होता है। श्यामपट्ट का फील्ड भ्रमण पे भी ले जाएंगे बच्चों को, यानी कि साक्षात उसे बाहरी किताबों की दुनिया से बाहरी दुनिया में लाकर उसे हूबहू जो कुछ है उसे वैसा का वैसा ही दिखाने के लिए फील्ड भ्रमण के लिए ले जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत है, समावेशी, विषयगत या उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि है एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो और उपर्युक्त सभी, यानी कि पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन सही होगा। ईबीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो कौन सा है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता करें, या कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों आपको बताना है सपेरों पर एक अध्याय है, ये अध्याय क्यों लिया गया है इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों इसके बारे में बताने के लिए आपको बताएं तो यह एक अवैध कार्य है, ये भी नहीं होगा। सपेरों के लिए कि इन बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ये भी गलत होगा आपका। और पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, ये भी गलत होगा। आपका बच्चा सी, सपेरों का अध्याय इसलिए बनाया गया कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता करें। अगर दोस्तों उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी तो वो बच्चों को अपने कैसे पालेंगे। तो यही बात कही गई है कि उनकी आजीविका से उन्हें वंचित करने से पहले उन्हें कोई विकल्प प्रदान करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या मतलब है। तो आपका इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईबीएस की कक्षा चल रही है आपकी
और उसमें सभी समूह में सीख रहे हैं। समूह जो टोलियां बनाई जाती हैं, ग्रुप स्टडी होती है, उसका क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे का सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। डी ऑप्शन है आपका, छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो आपका 26 का कौन सा सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों इसमें क्या होगा, सी होगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के सीखने में सक्षम बनाना। समूह में रहकर इतना तो बच्चा सीखेगा ही। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, बाला का पूरा रूप क्या है ये आपको बताना है। ये आपको क्वेश्चन कुछ अलग लगेगा, लेकिन ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बाला का पूरा रूप क्या, बाला किसे कहते हैं। दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये आपका सही होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि बाला क्या है। बाला शैतान का साला, वो बाला नहीं है। बाला ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, बाला का मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसे बाला के नाम से जाना जाता है। स्कूल की रचना को अधिगम सहायता के रूप में विकसित करने के विषय से संबंधित है। इसका उपयोग क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, और जिसे बाला के नाम से जाना जाता है। स्कूल की रचना को अधिगम सहायता के रूप में विकसित करने के विषय से संबंधित है। इसका ये उपयोग है बाला का। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार और जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, ये होगा। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर वैकल्पिक ढांचे का अर्थ की बात करें तो उसका मतलब होता है विचार जो अवधारणाओं और जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है। यह क्या है, ये मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। तो दोस्तों महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक अंधविश्वास है आपका। इसमें कुछ समझाना नहीं, ये अंधविश्वास है सिर्फ और सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे हर जगह महिलाएं फर्स्ट मिलेंगी। तो दोस्तों ये आपका सिर्फ ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही 29 क्वेश्चन थे और 33 मिनट्स लगी इन्हें सॉल्व करने में। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी मेहनत को देखते हुए एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। और दोस्तों अगर आप कोई भी फ्री नोट्स पाना चाहते हैं, PDF नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। वहाँ पर आपको सभी PDF नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ये था टारगेट बेस्ड था। तो दोस्तों अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको EBS की पेडागोजी देखने को मिलेगी। वन लाइनर रहेंगे EBS की पेडागोजी, जैसे अभी हिंदी की पेडागोजी हमने डाली थी उसी प्रकार दोस्तों आपकी EBS की पेडागोजी रहेगी।
कम से कम 50 पॉइंट होंगे पेडागोजी के, जिसमें आपको 50 पॉइंट में आप पेडागोजी को 50% सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने 2 वीडियो देख ली पेडागोजी की तो आप पेडागोजी को सॉल्व करना सीख जाएंगे। आप पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और सपोर्ट करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।